नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा अनिल जी। पूजा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया हमें। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने आना मंजूर किया। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ सबसे। उदयपुर राजस्थान में जन्मी पूजा अनिल ने प्राणी विज्ञान में मास्टर किया है। वे 1999 में मैड्रिड स्पेन में निवासरत हैं। पिछले एक दशक से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हिंदी की कक्षा चलाती हैं। इन्होंने विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखने के रुचिकर नए तरीके बनाए हैं तथा भारत से बाहर हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने में सहयोग किया है। इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशन हेतु प्रस्तावित है। लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए हिंदी में विविध विधाओं, कहानी, लघु कथा, लंबी कहानी, कविता, गीत तथा आलेख इत्यादि में रचना कार्य करती हैं। इनकी कहानियां, कविताएं, आलेख भारत के कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं जैसे पाखी, मधुराक्षर, कादम्बिनी, नई दुनिया, अनुभूति, सेतु, उर्वशी इत्यादि में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने RJ27 प्रोडक्शन की शॉर्ट फिल्म द लास्ट केस के लिए प्रसिद्ध गीत सपनों वाली परी भी लिखा। वे हिंदी एवं स्पेनिश दोनों ही भाषाओं में कविता लिखती हैं और परस्पर अनुवाद भी करती हैं। इनके द्वारा भारतीय एवं स्पेनिश कवियों की अनुदित कविताएं एक संग्रह में प्रकाशित करने की परियोजना विचाराधीन है। इन्होंने इंटरनेट रेडियो साइट रेडियो प्लेबैक इंडिया पर हिंदी उर्दू गीत संगीत के कार्यक्रम महफिल कहकशा का 2 वर्ष तक अपनी आवाज में संचालन किया। इसी साइट पर अनेक साहित्यिक कथा कहानियों को अपनी आवाज भी देती रही हैं। यहीं पर आजकल काव्य तरंग कार्यक्रम संचालित करती हैं जो सभी प्रकार की गद्य विधा को आवाज रूप में प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया है। इसके अलावा YouTube पर अपने चैनल में अनेकों रचनाकारों की कविताओं को स्वर दिया है। पूजा जी, इतना सारा कार्य आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद उषा जी। बहुत बड़ा आपने मेरा परिचय दे दिया यहाँ पे, अब शर्म सी आने लगती है। नहीं नहीं, शर्म नहीं, बल्कि मुझे लगता है गर्व करना चाहिए कि, और आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अच्छा लगता है कि अरे मेरे हाथों इतना कुछ हो गया, क्या मैंने इतना कर लिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को भी अभी बच्चा ही महसूस करती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी बड़ी जी हो गई हूँ, है ना, उम्र में। और फिर जब आई लुक बैक, जी अरे बिल्कुल ये सब काम मैंने किया है क्या, ऐसा मतलब फील होता है मन में, है ना। तो बिल्कुल। बहुत सारा काम किया और अब आप लगातार करती भी आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप भारत से मैड्रिड स्पेन गई, ये जी अनुभव कैसा था अपने आप में, क्योंकि भाषा तो शायद उस समय आपको वो वाली नहीं आती थी, स्पेनिश। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आना एक तो बहुत ही अकस्मात सी घटना थी कि कभी सोचा नहीं था कि स्पेन जाना है, लेकिन शादी तय हो गई। और मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जहाँ पर माँ बाप ही शादियां तय करते थे उस जमाने में। तो हम भी उनके साथ राजी हो गए और शादी होकर के स्पेन आ गई। तो पहले से ही पति यहीं पे निवास करते थे, तो उन्होंने कह दिया था कि थोड़ा बहुत स्पेनिश सीख लो। तो वहाँ जो किताब मिलती थी, एक हिंदी टू स्पेनिश किताब एक ही आती थी, 20 रुपए में मिला करती थी उस जमाने में। तो मैंने वो किताब वहां से खरीद ली थी और कुछ शब्द उसमें से पढ़ लिए। और कोई एक वहां पर एक पढ़ाने वाला एक शिक्षक मिल गया था जो
थोड़ा बहुत इटालियन, स्पेनिश, रशियन ये सब भाषाएं बोलता था, जानता था। तो उसने हमें कुछ कुछ बोलना भी सिखा दिया कि इसको पढ़ने के बाद उच्चारण कैसा करना है, तो उसने थोड़ा बहुत वह भी बता दिया। लेकिन यहाँ पर जब आए तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं थी, क्योंकि यहाँ की भाषा बोली इतनी अलग है कि हम जो भारत में उसको जितना सीखा था वो किसी काम की नहीं थी। तो यहाँ आकर के मैंने सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि आते से ही यहाँ रास्ते में निकल जाना है, अपना घर गृहस्थी संभालना है, तो रोज की सब्जी रोटी लेकर के आनी है, चीजें दाल चावल सब लेके आना है, तो कैसे कहा जाए जाकर के। तो दुकानों में जाकर के मैं उनसे कहती थी कि मुझे स्पेनिश नहीं आती है, क्योंकि दो तीन चीजें जो थी वो मैंने अपने घर में यहाँ पे उनसे लिखवा ली थी कि कैसे उनको बोलना है, तो दो तीन सेंटेंस तैयार करके ले जाती थी मैं। और मैं उनसे कहती कि मुझे स्पेनिश नहीं आती है, तो मैं जितना आपसे कह रही हूँ इतने में से ही समझ जाना। तो वे लोगों में से कुछ बहुत ही भले लोग थे, तो उनको एक आध लोगों को कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, तो वे लोग मुझे ट्रांसलेट करके बोल देते थे, इस चीज को ऐसा कहते हैं, जैसे एप्पल को कहते थे जो भी मनसाना कहना है, पानी को आगवा कहना है। तो छोटी छोटी चीजें वे लोग मुझे ऐसे ट्रांसलेट करके बोलते जाते, और फिर मैं एक एक शब्द वहां से सीखती। लेकिन एक एक शब्द सीख करके जीवन नहीं चल सकता था, तो पूरी तरह उसको फुल सेंटेंस बोलना मुझे सीखना कंपलसरी था ही था, क्योंकि एक ट्रेंड यहाँ पे ये भी था कि जब यंग होते हैं तो एक यंगस्टर्स का हमारा ग्रुप था, उनके साथ हम एवरी वीकेंड बाहर जा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे नाइट को बाहर जा रहे हैं, और उसमें स्पेनिश लोग भी हैं, और जो हमसे पहले यहाँ पर मुझसे पहले आए हुए लोग भारतीय थे वे लोग भी थे, और वे सभी स्पेनिश में बात करते थे। तो मुझे सीखना बहुत जरूरी था, और उसके लिए फिर मैंने टीवी का सहारा लिया। अच्छा। हालांकि टीवी मुझे बिल्कुल देखना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का माहौल था उसमें इतना समय नहीं मिलता था कि मैं टीवी देख पाती, तो टीवी देखना मेरा शौक नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मैंने टीवी देखना भी शुरू किया, और स्पेनिश लोगों की गुफ्तगू सुना सुना करती थी, जैसे आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। वैसे स्पेनिश लोगों की गुफ्तगू सुना करती थी कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती थी ना, शब्दों के बीच का पॉज कहाँ है, अच्छा। क्योंकि जब आप रिदम में बात करते हैं तो शब्दों के बीच का पॉज पता नहीं चलता है, और जब तक आप किसी भाषा में इतने परिपक्व न हो जाएं कि उसे समझ सकें, तब तक शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये भी है कि स्पेनिश लोगों को एक अजीब सी आदत है कि वे बहुत स्पीड में बात करते हैं, ओके। उनकी बात करने की स्पीड हमसे हिंदी से भी कहीं ज्यादा है, तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी था। तो ये सब जो चीज थी वो मैंने टीवी से सीखी, और करीब मैं बताना चाहूंगी आपको कि इसमें मुझे 3 महीने लगे कि मैं उनकी हर एक चीज को, उनके पॉज को, स्पीड को, हर एक चीज को पकड़ के अपने आप को परिपक्व इतना कर सकूं, इतना तैयार कर सकूं कि सबके साथ बात की जा सके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टीचर की खोज की जो एकेडमी में पढ़ाती थी, और उनसे मैंने निवेदन किया कि आप मुझे स्पेनिश पढ़ाइए, क्योंकि वहां पे वो लोग एकेडमी में फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ाते थे और जर्मन। तो उनसे मैंने कहा कि आप अलग से मेरी क्लास ले लो, और उन्होंने फिर मान लिया। तो पर्टिकुलर मुझे वो क्लास देते थे, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जैसा भी उनको सुविधा रहती थी, 1 घंटे की क्लास करती थी, और फिर उससे मैंने उनको थोड़ी अच्छी उनके साथ स्पेनिश सीखी, और ये मेरा स्पेनिश भाषा का सफर इस तरह से रहा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात जान के। तो ये आपने उन टीचर से कितनी लंबा आपने सीखा जो इनके स्पेनिश? साथ करीब मैंने 3 महीना, तीन अच्छा। महीना तो उनके साथ करीब। मैं ये हाँ जी, अनुमान तीन लगा के महीना चल घर रही पे। हूँ, हाँ, 3 महीना घर जी, पे और 3 महीना और तीन वहाँ, महीना है ना? उनके साथ। तो जब घर में भी आपने जब बिल्कुल। सीखा तो सिर्फ टीवी से देख लिया आपने, है ना? बैठ गए, देखते रहते, बहुत रुचि से देखते क्योंकि हाँ जी, स्ट्रगल कर डिक्शनरी रहे भी थे। साथ में। डिक्शनरी भी साथ में, वेरी डिक्शनरी गुड। भी। हाँ, हम्म। डिक्शनरी साथ में जरूर रखती थी मैं। एक डिक्शनरी मिल गई थी मुझे, किसी मित्र ने ही दे दी, उनके पास एक डिक्शनरी एक्स्ट्रा रखी हुई थी कोई, तो उन्होंने इंग्लिश और स्पेनिश की एक काफी मोटी डिक्शनरी थी, तो उसमें से मुझे बहुत मदद मिलती थी। बहुत और अच्छा। साथ में जो दुकानदार लोग थे वे लोग मेरी बहुत मदद करते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ये लैंग्वेज है इसमें जो हम लोग ये जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया और 6 महीने के अंदर काफी अच्छी आपको आ गई, राइट?
जी हाँ, तो जी बिल्कुल। है ना, तो लैंग्वेज लर्निंग कितनी ज़रूरी है, और खासकर फॉरेन लैंग्वेज जानना कितना ज़रूरी है, इस बारे में बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि अब आपकी नई दुनिया खुल गई चूंकि स्पेनिश आ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमें दुनिया के साथ कनेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, दोस्ती बनानी है, रिलेशंस तैयार करने हैं, तो जिस जगह पर आप हैं वहीं की लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। अब मान लीजिए हम भारत में भी हैं, अगर राजस्थान में हैं तो राजस्थानी आनी चाहिए, गुजरात में है तो गुजराती आनी चाहिए, वहां के लोगों के साथ बहुत कनेक्शन बनता है। तो हम जब यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पे न सिर्फ मुझे लोगों के साथ बात करना आसान हो गया, बल्कि मैं जो कविताएं लिखती थी यहाँ पर आने से पहले, मैं अपनी स्पेनिश में कविताएं लिखने लग गई। ये बहुत बड़ी तो बात है। ये मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैं अपनी कविताएं स्पेनिश में लिखने लगी। और उसको कुछ दोस्तों को पढ़ाती थी मैं, यहाँ पे जो स्पेनिश दोस्त थे तो वे लोग भी बड़े खुश होते थे, कहते थे अरे तुम कितना अच्छा कविता भी लिख लेती हो। तो ये एक सेटिस्फेक्शन और अलग एडेड चीज हो जाती थी उसमें। तो सब मिलाकर के जो है लैंग्वेज को सीखना खाली अपने तक सीमित नहीं रहता है, आप सीख करके लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, और आप एडजस्ट आराम से हो जाते आगे हैं, काम भी है ना। कर सकते हैं। हाँ, आगे जैसे कि आप जी वहाँ पर जो बिल्कुल। आप काम कर रही हैं इस वक्त, है ना, वहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्पेनिश पढ़ा रही हैं, साथ स्पेनिश भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी पढ़ा रही हैं, ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, इजंट इट। और जी बाकी सब्जेक्ट्स भी आप जी पढ़ा रहे हैं, तो जी इस बिल्कुल। एक्सपीरियंस को बताइए कि किस तरह से आप कुछ नए प्रयोग कर रही हैं और किस तरह से आप कर रही हैं। जी मैं बताना चाहूंगी पहले तो कि मैं स्पेनिश नहीं पढ़ाती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बच्चों के स्कूल में ही मुझे जॉब मिल गई थी, मेरे जहाँ बच्चे पढ़ते थे वहां पर ही। अच्छा। तो मैंने उनको 2 साल तक इंग्लिश पढ़ाया। ओके। ओके। हाँ जी, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ाया, लेकिन उनके साथ कोशिश मेरी यही रहती थी कि इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन बाद में जो अभी मैं कुछ बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, तो पिछले 2-3 सालों से मैंने बच्चों के साथ हिंदी पढ़ाना शुरू किया है। और खाली स्पेन में नहीं, वहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूएस से बच्चे हैं, अच्छा। और पहले मैंने जर्मनी के बच्चे थे उनको भी पढ़ाया। तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता था वो हिंदी के साथ तो कम्युनिकेशन था ही, लेकिन स्पेनिश में भी कम्युनिकेट करती हूँ। और मेरे स्टूडेंट जो रहे हैं, वे पहले पहले स्टूडेंट जो थे, शुरुआती स्टूडेंट, वो बेहद अलग अलग देशों के थे। जैसे शुरुआत में मैंने जब हिंदी पढ़ाना शुरू किया तो मेरे साथ फ्रेंच एक लड़की जुड़ गई थी जिसे हिंदी सीखना था। तो वो फ्रेंच बैकग्राउंड से थी, लेकिन हमारा जो कॉमन इंटरफेस था वो स्पेनिश था। तो इस तरह से मुझे स्पेनिश काम में आई, अपना बिजनेस आगे चलाने के लिए। मेरा बिजनेस जो है हाँ। हिंदी पढ़ाना हो गया था, और करीब 13 साल हो गए उसमें मुझे पढ़ाते हुए। तो ये काफी पुरानी बात है, लेकिन उसमें मुझे सहायता बहुत मिली यस। कि अलग अलग देशों से लोग आते थे मेरे साथ। मोरक्को से जुड़े लोग, इंग्लैंड लंदन से जुड़े, फिलीपींस से लोग जुड़े, रोमानिया से लोग जुड़े, और यूएस से लोग जुड़े। तो बहुत अलग अलग देशों से लोग मेरे साथ जुड़े जो हिंदी सीखना चाहते थे, वेनेजुएला से, मेक्सिको से। तो इतनी सारी अलग अलग भाषाओं के बीच में हमारी एक कॉमन भाषा जो होती थी ना, वो स्पेनिश कॉमन भाषा हो वाओ, जाती थी हमारी। बहुत बढ़िया। मतलब लोग मैं कहीं समझ से पा भी रही आते हूँ थे कि कि एक लैंग्वेज जो वहाँ की लैंग्वेज से आप कितने कंट्रीज के साथ जुड़ गई, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी, ये एक कॉमन लैंग्वेज जो हमारी हो गई वो स्पेनिश हो गई, लेकिन मैं उन्हें पढ़ाती हिंदी थी। हाँ, मैं समझ गई तो बात। अब इस हिंदी पढ़ाने में आपने मुझसे, जी, हिंदी पढ़ाने के लिए जो मुझे मटेरियल यहाँ अवेलेबल था उस समय, तो वो बहुत ही कम था। और जब मैं अपनी व्याकरण की किताबें लेकर के आई भारत से, मैंने कुछ व्याकरण की किताबें खरीदी और उनके सहारे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने देखा बहुत मुश्किल आ रही है मुश्किल मुझे कि मैं कैसा उनको हिंदी पढ़ा रही हूँ, वे उस तरीके से उसे ग्रहण नहीं कर नहीं कर पाते हैं। सकते। तो इस वजह से मुझे उनके लिए कुछ नया मेथड तैयार करना पड़ा। अच्छा। तो मैंने देखा करके कि स्पेनिश भाषा का जो सिखाने का इंटरफेस क्या है, बेसिक उसका इंटरफेस लेकर के फिर मैंने वैसा इंटरफेस हिंदी के लिए तैयार किया। तो जिसमें सर्वनाम से जो शुरुआत होती है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं, सर्वनाम से जो शुरुआत होती है, तो उसको
बेस बना करके जब आप हिंदी पढ़ाना शुरू करते हैं तो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने लग गया। जो भी स्पेनिश भाषी थे, जो बाहर से भी आए हुए थे, स्पेन में रहे हुए हिंदी पढ़ना चाहते थे, उनके लिए उससे हिंदी पढ़ना बहुत सरल हो गया। और उसी बेस को लेकर के मैंने उनके फिर आगे हिंदी में वाक्य संरचना तैयार की। तो ये जो वाक्य संरचना जो मैंने हिंदी में तैयार की, लेकिन उसका बेस मैंने स्पेनिश से सीखा, और उसके जिस तरह से मैंने हिंदी के लिए तैयार किया, ये मुझे बहुत काम में आया। बहुत बढ़िया। तो आप जूलॉजी आपने किया है, प्राणी विज्ञान, है ना? और जी बिल्कुल। ये कविताएं लिखना और ये लिंग्विस्ट बन जाना, है ना, लैंग्वेज की तरफ रुझान, ये जो है ये कॉम्बिनेशन जरा मुझे समझ नहीं आ रहा। बताएं। इसका आप मान के चलिए एक बात, कि जो भी विज्ञान पढ़ता है ना, उसको आर्ट एंड कल्चर में जरूर रुचि होती है। ये कहीं ना कहीं से मैंने देखा है कि जितने भी विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, उनको आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत प्रिय होता है। तो मेरा भी जड़ें जो है मेरे पिता से मिली है मुझे, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा किताबें हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा। तो बचपन में शायद मैंने 12-13 साल तक के मैंने इतनी किताबें पढ़ ली थी। शरत चंद्र का पूरा साहित्य पढ़ लिया था, प्रेमचंद का पूरा साहित्य पढ़ लिया था, देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति पढ़ ली थी। तो ये सब मैं 12-13 साल तक पढ़ चुकी थी। और उसके अलावा हमारे पास नंदन चंपक जो हर महीने किताबें आया करती थी, वे सारी किताबें हर महीने नियम से आया करती थी। तो ये एक पढ़ने का आदत वहां से जो पड़ गया, तो इस बीच में लिखना भी शुरू हो गया था। तो जो लिखने की मेरी पहली कविता जो मुझे याद है, वो मैंने 13 साल में लिखी थी, जो बकायदा कविता कही जा सकती है। उससे पहले लिखा हुआ होगा तो कुछ वाह। मेरे पास अब उसका कुछ रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन जो पहली पहली कविता है जो मेरे पास लिखी हुई है बकायदा एक है, तो वो 13 साल में मैंने लिखी, और वो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो वहां से मेरे पास मुझे याद है, फिर मैंने कभी रुके नहीं। उसके बाद बहुत सी कविताएं लिखती रही, मैं कहानियां लिखती रही। लेकिन उस समय जैसे पढ़ाई में ज्यादा रुझान हुआ करता था, तो पढ़ना मेरे लिए ज्यादा, स्टडी जो थी, एकेडमिक स्टडी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने इस बात पे कहीं अधिक जोर नहीं दिया कि मुझे छपना है, मुझे कहीं भेजना है। तो ये सब चीजें संग्रह मेरे पास होती चली गई थी। और संग्रह होती चली गई, तो कहीं ना किसी समय उसको एक्सपोज होना ही था। तो धीरे धीरे अब बाहर आने लगी हैं। लेकिन जब इंटरनेट की क्रांति हो गई, तो 2008 के बाद ब्लॉग के जरिए मैं फिर से हिंदी से जुड़ गई, क्योंकि हम्म। शादी के बाद काफी समय तक इतना लिखना नहीं रहा मेरा। लेकिन कम लिखती थी, लेकिन लिखती जरूर थी मैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप तो इन दिनों इतनी जगह पत्रिकाओं में आपकी छपी है, आपने गीत लिखा है एक फिल्म के लिए, तो ये जो शुरुआत जी वहाँ पर हुई वही चीज़ आगे आगे, और एक बार जब ये हो जाता है ना तो और हिम्मत बढ़ जाती है ना? मैं तो ये जानती हूँ। तो मैं ये भी आपके बारे में जानती हूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड है। अभी हमने पोएम के बारे में बात कर ली, स्पेनिश के बारे में बात कर ली, पकवान आप बढ़िया बनाती हैं और बहुत जी कुछ आप करती हैं, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है। तो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी बताइए। जी। मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है मेरे जीवन को संवारने में, क्योंकि उनका कहना था कि आपको सब कुछ बचपन में ही सीख लेना चाहिए। तो मैं उनके साथ बहुत चीजें सीखी, और दुर्भाग्य मेरा देखिए कि बहुत जल्दी ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया। लेकिन उनकी जितनी कम जिंदगी रही, उन्होंने उस अपनी जिंदगी में भी हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ सिखाया, कि पूरी जिंदगी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं भी प्रयोग में आ सकती हैं वे सभी चीजें। तो मेरे पापा कहते थे कि आप सब कुछ सीखो, क्योंकि सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बहुत बचपन से ही हमने किताबें पढ़ना लिखना सीख लिया। पढ़ना लिखना सीखने के बाद उन्होंने हमें किचन में भी सिखाया कि आप किचन में नई नई चीजें भी ट्राई करो। उस जमाने में जबकि नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे घर में इडली और सांभर बनता था। ये 1980 के दशक की बात है। तो उस जमाने में
इतना प्रचलन नहीं था कि राजस्थान के किसी घर में आपको आसानी से इडली सांभर बना हुआ मिल जाए। तो मुझे वो भी बनाने को आता था, मेरी मम्मी ने मुझे वो भी सिखाया। वाह। और खाना में इतनी वैरायटी का बना लेती थी बहुत छोटी उम्र से ही। उन्होंने 10-12 साल की थी मैं तब तो पूरा खाना बनाना आता था, लगभग पूरा खाना बना सकती थी मैं। तो इतना जल्दी उन्होंने सब सिखा दिया। तो जब बेसिक चीजें आप इतना जल्दी सीख जाते हैं ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर आप नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ मिठाइयों पे एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा। फिर ओ। मिठाइयों से जी नहीं भरता था तो फिर इंटरनेशनल डिशेस बनाने पे एक्सपेरिमेंट किए। और मेरी गुड। मम्मी के पास एक पुस्तक आती थी मनोरमा। हाँ। तो उसमें ना हर महीने कुछ नई नए, महीने में 2 बार आती थी वो विशेषांक पुस्तक, होते थे ना उसमें। पत्रिका। हाँ। हाँ। तो उसमें पूरी दुनिया भर की इतनी सारी रेसिपीज आती थी ना, तो मैं सारी रेसिपीज ट्राई कर डालती थी। वाह। तो अच्छा, और सारी रेसिपीज ट्राई करने के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो वो भी सब्स्टिट्यूट करना सीख लिया कि उन चीजों को कैसे रिप्लेस करके और अपनी मनपसंद चीज बना ली जाए। तो ये सब मैंने बहुत जल्दी जल्दी में, मतलब समझिए आप 15-20 साल के होते होते तो ये सब चीजें उन सब के ऊपर बहुत पकड़ हो गई थी। तो मुझे ये चीज शादी के बाद में बहुत काम में आई। बहुत सही। क्योंकि हमारे घर में, जहाँ ससुराल में मेरी शादी हुई, तो मेरे पति तो खाने के शौकीन थे ही, बाकी सब भी बहुत ही शौकीन थे। तो खाना बनाने का जो आर्ट था, मुझे शादी के बाद पता चला कि उसकी क्या वैल्यू है। सही बात है। और सिर्फ खाना बनाना तो नहीं, इस आप तो और भी मल्टीपल, आप स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी सर। मतलब मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक जाने कि जो पूजा जी यहाँ बैठी हैं वो क्या हैं, मतलब कितना उनके अंदर गुण है, वो आप बताइए अपने बारे में कि बचपन में कितनी सारी चीजें आपने की, तो आज जो आप फेस करते हो ना बहुत वर्ल्ड को, तो ज्यादा। आपको डर नहीं लगता है ना, व्हेन यू हैव सो मेनी स्किल्स विद जी यू। बिल्कुल। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्टिचिंग करना सीखा, तो मुझे सिलाई करना आता है और ये मुझे बहुत ज्यादा काम में आया, आप मानेंगे नहीं। मेरे बच्चों के स्कूल में जब भी फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम हुआ करता था, तो मैं ही उनकी ड्रेस डिजाइन करती और खुद ही स्टिच करके वाह। उनको भेजती। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी गर्व करने का पॉइंट हो जाता था कि कहते थे मेरी मम्मी ने बनाई है। सही बाकी बात। सब लोग खरीद के ला रहे हैं और इनकी मम्मी इनके लिए खुद बनाती थी। अभी भी बनाती हूँ मैं अपने लिए भी, कुछ विशेष कोई अवसर रहता है तो मैं अपने लिए खुद ड्रेस डिजाइन करती हूँ। वाह। मेरी मम्मी से ये सीखा मैंने। और बाहर बाद में मैंने क्लासेस भी ली कुछ। अच्छा। और इसके इसके बारे में आपको और एक चीज बताऊंगी कि जब मैं यहाँ आई तो मैं काम नहीं कर रही थी कुछ भी। तो वैसे तो मुझे आकर के यहाँ कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी तो मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। तो काम नहीं कर रही थी तो उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो मेरी जो टीचर थी जिन्होंने मुझे स्पेनिश सिखाई, तो मैंने उनसे ये अपनी दुविधा कही, क्योंकि वे बाद में मेरी दोस्त बन गई। तो मैंने उनसे कहा कि अब देखिए मेरे पास समय बहुत ज्यादा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे कल्चरल सेंटर्स होते हैं, स्पेनिश कल्चरल सेंटर्स, और वहां पे कोर्सेज चलाते हैं ये लोग। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कहीं पे 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, या कहीं पे 1 साल का। तो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, आप जाकर के वहां से अपनी मनपसंद कुछ कोर्स ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने एक कल्चरल सेंटर ढूंढा मेरे घर के पास में, और वहां जाकर के मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, अगर आपके पास स्टिचिंग का कोई कोर्स है। तो मैंने प्रोफेशनल यहाँ पे आकर के फिर उस स्टिचिंग का कोर्स सीखा। और अब मैं, मतलब जो कहते हैं ना हाई कैटेगरी का जो स्टिचिंग होता है उसको कर सकती हूँ। पैटर्न मेकिंग सीख लिया, वाह। स्टिचिंग करना सीख लिया, और बकायदा ड्रेस डिजाइनिंग कर सकती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और करती भी हूँ। जी करती भी हूँ मैं। और इसके बाद मैंने क्रोशिया वगैरह है वो सीखा। वो जो बचपन में आप कह रही थी क्या सीखा था, तो क्रोशिया हाँ। वगैरह भी सीखा। कढ़ाई करना सीखा, खुद पेंटिंग्स बनाती थी कढ़ाई करके मैं। हाँ। लेकिन पेंटिंग्स वो डिजाइन ड्रॉ करके नहीं, ड्राइंग वाली पेंटिंग्स नहीं। अच्छा अच्छा। स्टिच स्टिच बना करके, ओके, जो हाँ कढ़ाई करके, अंडरस्टूड, हाँ एम्ब्रॉयडरी, हाँ हाँ, क्रॉस स्टिच करके एम्ब्रॉयडरी भी से जो करते हैं हम बनती लोग। है। हाँ जी, मैं अच्छा। एम्ब्रॉयडरी से अपनी ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी करती थी मैं। और बहुत सी चीजें उससे मैंने बनाई। घर के जो डेकोरेशन के बनते हैं ना, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, अंडरस्टूड, झालर हाँ। होती है, काफी सारी चीजें हम वो लोग भी के सीख समय में ली। ना पूजा जी, हम और लोग के समय में ना ये सब स्कूल में भी होता था ना, तो हम लोग भी टेबल क्लॉथ और टीकोजी सबके ऊपर कढ़ाई करना, बिल्कुल। है ना, रुमाल पे, ये सब इंटरेस्टिंग हाँ होता जी था, हाँ। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था वो सब। अरे बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। लेकिन उसको फिर आगे बहुत भी बढ़ाया
मैंने उसको बहुत सीमित नहीं रखा कि स्कूल तक नहीं, उसके बाद आगे भी काफी काम किया उसके ऊपर मैंने। अब तो मैं क्रोशिया वगैरह में कभी कभी स्वेटर भी बना लेती हूँ। ओहो। तो तो बहुत ही हाँ अच्छा जी, आपका बिकिनी रहा। बनाया अपनी बेटी के लिए, तो काफी चीजें हैं ये। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये सब चीजें सीखी। उसके अलावा सीखने का क्रम मेरा टूटा नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं पेंटिंग्स हाँ, लगी देख हुई रही हैं, हूँ, अभी ये बात मैंने करनी अभी थी शुरू मुझे। किया है पिछले 2 साल में। अच्छा। जी, ये मैंने 2 साल पहले शुरू किया है। बहुत सुंदर। तो उसको मुझे मैंने अपने पति से कहा कि देखिए मैं बनाती जा रही हूँ लेकिन मैं अपने पास ऐसे ही रखती जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना है तुम्हें? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये वॉल जो है उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। मेरी ही पेंटिंग्स ने बचकानी है लेकिन उसको कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं अनिल, उनका काफी सहयोग रहा मुझे, उन्होंने साथ दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं फ्रेम लेकर के आता हूँ। तो बड़े अच्छे अच्छे फ्रेम चुन करके लेकर के आए। और मेरे फोन में कुछ तो मैसेज आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं फ्रेम्स वगैरह लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने फ्रेम में फिट किए सब तस्वीरें को अच्छे से सजाया, और पूरी वॉल को उन्होंने फिर बहुत अपने हाथ सुंदर से लग रही उन्होंने है। बना दिया। और पता है, तो अपने हाथ की बनी हुई चीज का आनंद ही अलग है ना? कितना अच्छा लग रहा है वो पीछे सजा हुआ जी। आपसे जो आज हम बात कर रहे हैं, आपकी एक अलग जगह जाकर अपनी फिर से एक जगह बनाना, वहाँ की लैंग्वेज को सीखना, और फिर अपना बिजनेस, जैसे आपने कहा जो आप पढ़ाती हैं, इतने लोगों से मिलना। तो इस लैंग्वेज को सीखने का कमाल था कि आपने और भी वाइडन कर लिया अपना स्कोप। इतने आराम से जी सबसे मिल जुल लेती हैं, और वहाँ रहकर भी आप भारतीय संस्कृति से पूरा जुड़ी हुई हैं और अपने विचार हिंदी में रखते हैं, ये और भी बड़ी बात है। जी, धन्यवाद। मैं जब भाषा सीखी तो इससे मैंने अनुवाद करना भी शुरू किया, और अनुवाद की वजह से मेरे साथ बहुत से यहाँ के कवि जुड़ गए स्पेन अच्छा, के। अच्छा। तो मैंने उनकी कविताओं को भी अनुवाद किया। पहले वाह। मैं हिंदी से स्पेनिश कर रही थी, फिर स्पेनिश से हिंदी अनुवाद किया। हाँ, तो 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 वो लोग मुझे यहाँ की गोष्ठियां करते थे, जब कवि गोष्ठी में या उनकी कोई किताब का विमोचन होता था तो मुझे बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं। अब कोविड की वजह से 2-3 साल हो गए हैं, ये सब एक्टिविटीज थोड़ी बंद हो गई हैं। अदरवाइज जब भी मड्रिड में रहती हैं ये एक्टिविटीज तो मुझे बुलाते हैं, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। आपके पास कोई कविता पढ़ी है अभी आपके सामने आसपास जो आप पढ़ सकती हैं, चाहे अपनी चाहे उनकी अनुवादित, जो भी इच्छा हो? जी जी, मैं आपको अब एक जी, अपनी कविता सुनाती हूँ। जी। जी, तो ये कविता मैंने कोविड के समय में ही लिखी थी। जीवन एक बड़ी नाव है, सांस छोटी सी नैया। जीवन एक बड़ी नाव है, सांस छोटी सी नैया। जीवन पानी पर तैरता रहता है। जीवन पानी पर तैरता रहता है, स्थिर कभी, गतिमान कभी। दूर तक साये सा दिखता रहता है, फिर एक दिन धम से गायब, जैसे कोई चमत्कार। सांस आती है, जाती है, ओझल हो जाती है। पलक झपकने तक की फुर्सत नहीं देती कि हम उसे ठीक से अनुभव कर पाएं। लेकिन जिस क्षण पकड़ में आती है, छटपटाहट दमदार देती है, मानो अगले ही पल प्राण निकल जाएंगे। और वही तत्क्षण आजाद हो और वहीं तत्क्षण आजाद हो, विलीन हो जाती है अपने राम में। उसकी लीला का कोई अंत ही नहीं, जीवन भी बेअंत नहीं। बहुत सुंदर, बहुत डीप आपने सुनाई, ये बहुत अच्छी। आ, आत्मा, जी परमात्मा, जीवन, सब कुछ आपने साथ लेके बहुत ही प्यारी कविता आपने लिखी। जी, सांस पे है आधारित ये, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि सांस को जब हम पकड़ लेते हैं तो छटपटाहट देती है। वो इस वजह से कि आप में से जो लोग भी कभी योगा करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम किया रहेगा, या जो भी सांस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज करते हैं लोग, तो उन्हें पता होता है कि जब हम सांस को कुछ देर रोक कर रखते हैं तो कितना कठिन होता है। तो ये हम लोग एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोविड के टाइम में, कि एक हमारी सहेली ने भेजा कि इस पे आप सांस को जितनी देर रोक के रखेंगे, तो वो एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो, उसमें वो आपको बताएगा करके कि आपकी सांस ठीक है या नहीं है, नहीं तो आपको कोरोना हो गया है। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, उसको रोक के देखा वहां पर।
और बकायदा बहुत अच्छे से रोक लिया, क्योंकि मैं बहुत सालों से योगा वगैरह योगा से। करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। तो मैंने रोक लिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे तो कोविड नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी सांस अटक गई। तो फिर वहां से मैंने ये पंक्ति उठाई कि जब हम सांस को पकड़ लेते हैं तो छटपटाहट दमदार देती है। सही बात है। तो आपने एक्सपेरिमेंट बेस पे ये कविता लिखी, ठीक है ना? जी, हाँ, अधिकतर यही करती अधिकतर, हूँ मैं। हाँ, जी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा, लैंग्वेज के बारे में पता लगा। अभी तो जी। स्पोर्ट्स जो आप स्कूल में करती थी उसके बारे में अभी आपने नहीं बताया। ओहो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जी। तो जी, मैं स्पोर्ट्स भी करती थी स्कूल में। हम लोग जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो वे हमसे कहते थे कि उस जमाने में जब 70s के डेकेड में लड़कियों को बहुत ज्यादा कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, तो मेरे पापा ये कहते थे कि कभी ऐसा मत सोचना कि बाहर अगर तुम्हें रोका जा रहा है तो घर में भी रोका जाएगा। तुम्हारे लिए जो है पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तो इसके लिए अगर आगे बढ़ना है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हें, और सीखो। आज बचपन का जो समय है उसमें सब कुछ सीख लो तुम। तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत छोटी उम्र में मैं स्विमिंग करने जाती थी। और हम लोग केवल हम ऐसा कई बार होता था कि 3 या 4 लड़कियां हम लोग स्विमिंग पूल में होते थे, क्योंकि मेरा स्कूल जो था वो गर्ल्स स्कूल था और हमारे पास अपना स्कूल का स्विमिंग पूल था। 70s के दशक में हमारे पास अपना स्विमिंग पूल था स्कूल में। तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस जमाने में। तो मैं वहां जब स्विमिंग सीखने जाती थी तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था करके कि मैं स्विमिंग करना जान सकती हूँ। हालांकि मुझे उस समय पानी से डर बहुत लगता था, तो मैं डरती बहुत थी स्विमिंग से, तो बहुत ज्यादा इतना प्रोफेशनली नहीं सीख पाई, जो कि यहाँ स्पेन में आकर के बाद में सीख लिया। वो कमी भी पूरी हो गई। तो उस समय के वहां से जो मैं सीखा, स्विमिंग भी सीखा, तो दूसरे स्पोर्ट्स भी हुआ करते थे। मेरे स्कूल में सब तरह के स्पोर्ट्स अवेलेबल थे। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स। तो मैं उसमें हॉकी खेला करती थी। और हॉकी में भी मेरा जो टूर्नामेंट्स में जब पार्टिसिपेट किया तो उसमें गोलकीपर का मेरा रोल रहता था। तो एक बार हम लोग एक टूर्नामेंट में गए और हम लोग मैच हार गए। तो मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि बहुत ही टफ मैच था उस टाइम पे। और टूर्नामेंट में आप बाहर किसी और शहर में जाकर खेलते हैं तो अपना नाम खराब होता है, ऐसा फील हो रहा था। तो बच्चे तो होते हैं हम लोग, तो बहुत ही फील हो रहा था। तो मैं अपने एकदम बहुत ही उदास सी होकर के वहां एक तरफ खड़ी हो गई। तो मेरी टीचर ने आके कहा, तुम क्यों उदास होती हो? तो मैंने कहा पीटी टीचर से कि मैं इसलिए उदास हो रही हूँ कि हम ये मैच हार गए और मुझे बहुत खराब फील हो रहा है। इतना अच्छा हमने तैयारी की और मैं तो गोल पोस्ट पे जम के एकदम खड़ी रही। तो कहते कि तुम्हें बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने 60 से ज्यादा गोल रोके हैं। ओके, गुड। तुमने केवल 4 गोल होने दिए हैं, लेकिन 60 से ज्यादा गोल रोके हैं तुमने। तो ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। तो मैंने उस दिन रियलाइज किया करके कि कोई भी एक छोटा एक्शन भी जो होता है उसकी वैल्यू कीमत है। कितनी बड़ी होती यस, है। यस, यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। तो इस तरह से पूजा जी, जैसे कि जो हमारा ये शो है ये उन लोगों के लिए है, ये खासकर पेरेंट्स के लिए जो ये समझ नहीं पाते बच्चा क्या करेगा आगे जाके, है ना? और जी। उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें। तो एंटरप्रेन्योर्स का, बच्चों का, बड़ों का, हर एक के लिए है ये वाला शो। कि जी। हम एक आदमी से हम जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसके जी। पूरी पर्सनालिटी को सामने ला के रखते हैं और दिखाते हैं कि जी। देखिए आपकी कौन सी चीज आपको कहाँ लेके जाएगी आपको नहीं पता। जिस तरह की बिल्कुल। आपके बचपन से जितनी सी सारी चीजें डाली गई है ना, आपने जितना जी। सीखा, तो वो देखिए कैसे आपके अंदर खुल के अब जैसे बाहर आ रहा है। तो कितना सुकून देता है कि आप आज जी। की डेट में you can earn by doing anything. You have so बिल्कुल। much with you. एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल। बोल लीजिए, फैशन डिजाइनिंग बोल लीजिए, जो मर्जी, पेंटिंग बोल लीजिए, कोई जी। भी। और खासकर लैंग्वेज लर्निंग तो जो आपने की वो तो है ही आपके साथ। तो जी। बिल्कुल। मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप रुकिए मत, क्योंकि जिंदगी में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। लेकिन रुकिए मत, आप देखिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है। बेस्ट ऑप्शन चुनिए। हो सकता है आपका एक ऑप्शन फेल हो जाए,
तो भी रुकिए मत, क्योंकि जिंदगी जो है चलने का नाम है। हमारे पास ये सोच लेना कि हम उदास होकर के रुक जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आगे बढ़िए और जरूर अपने लक्ष्य की तरफ चलते चलिए। ना भी हो तो भी रास्ता चुन के चलते चलिए। बहुत बढ़िया। तो पूजा जी, आपसे आज बात करके बहुत ही आनंद आया। मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी से मुलाकात हुई, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जाना, और किस जी तरह आप मैड्रिड में रहकर अपना नाम वहाँ पर रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको आपके भविष्य जी के लिए और भी शुभकामनाएं, और आगे बढ़ते रहिए। और इस तरह पूजा अनिल का नाम और आगे कितनी जगह जाना है नहीं पता अभी। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद उषा जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत ही मजा आया। और बहुत सी चीजें ऐसी भी खुल के आई जिनके बारे में मैंने पहले कभी अपने लिए भी गौर नहीं किया था। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।